नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं। वो है जीएस के अंतर्गत, ये प्राचीन भारत का इतिहास है। और ये जो बुक है हमारी, और लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक है, वैकल्पिक बुक है, उसका न्यू एडिशन है 2024 का, उसको लेकर आए हैं। और ये जो हमारे लेक्चर हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जिसमें जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है, उस सभी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे लेखपाल का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया इत्यादि, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। तो आज हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय बिताए हम आपको लेकर चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और हमारा इसमें एक ही पर्पज़ रहेगा कि ये जो लेक्चर है हमारे, वो रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय बिताए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, अतीत का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, हेरोडोटस। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, यूथीडाइडिस। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, इतिहास का पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, हेरोडोटस। नेक्स्ट, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, हीगेल का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सही है, हीगेल का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, मार्क्स ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, शीले का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा है। तो प्रश्न संख्या 13 मैचिंग है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ऑक्साइड को मिलाइए 3 के साथ में, यानी सच ये है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्रेवेलियन को मिलाइए 4थे नंबर से, इसका मतलब है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड को मिलाइए ए से 1 नंबर से, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ऑप्शन डी को मिलाएंगे, यानी कि इसमें स्टेटमेंट डी को मिलाएंगे 2 के साथ में, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है,
बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। नेक्स्ट, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, E.H. कार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला VC किसका संक्षिप्त अक्षर है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है VC की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, V फॉर क्राइस्ट। देखिए इसका जो मतलब होता है V फॉर क्राइस्ट का, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसकी जो पहले की जो गणना करते समय अवधि की, उसको V फॉर क्राइस्ट को कहते हैं। और AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जो बाद के समय को AD जोड़ते हैं, यानी कि एड इन आफ्टर क्राइस्ट। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि जो ईसा मसीह के बाद के जो समय की तिथि है उसको AD के रूप में हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी सही है, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 11वीं शताब्दी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये मैचिंग है, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन में दिखाई दें। मैचिंग में देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को मिलाएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखेंगे डी सही होगा, ऑप्शन डी 4 3 2 1, यानी कि विक्रम संवत का मतलब होता है, विक्रम संवत से आप 4 से मिला दीजिए 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, और गुप्त संवत 320 ईस्वी, और कली संवत का मतलब होता है 3102 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ किस काल के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, कनिष्क के शासनकाल में शुरू। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन देखेंगे सी सही है, यानी कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, और गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कहीं कहीं 320 दे रखा होता है, दोनों ही सही हैं। और देखेंगे चौथा गलत है इसमें, ऑप्शन ये, भारत में मुसलमान शासन का योग 1192 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ये गलत है क्योंकि ये पहले से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, त्रिकुटक संवत है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, विक्रमादित्य 6 ने किया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, लक्ष्मण सेन ने किया था। लक्ष्मण सेन का देखेंगे, ये सेन वंश का एक शासक था जो बंगाल में शासन करता था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा
वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सही है 1931। 1931। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, 2013 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 135 वर्षों का, यानी कि 78 ईस्वी और 57 ईसा पूर्व को ऐड कर दिया जाएगा तो उसके साथ में जोड़ के ये 135 वर्ष का अंतर माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 134। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 600 वर्ष होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो इसे साके शक संवत क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 1928 साके होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, विलेड लिब्बी ने किया था। विलेड लिब्बी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, कार्बन 14 को अपनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण की प्रयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, जीवाश्म की, यानी जो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कार्बन 14 का जो उपयोग करते हैं, जो जीवाश्म चट्टानें वगैरह होती हैं उन सभी के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। मानव ने लिखना सीखा था, यानी कि इसका मतलब है कि जिस समय से मानव ने लेखन कला या लिपि का विकास किया था उस समय के इतिहास को हम ऐतिहासिक इतिहास मानते हैं और उससे पहले के इतिहास को प्रागैतिहासिक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। जिस समय महाजनपद काल का उदय होता है उस समय से माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, लेखन का। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमें लेखन कला का तो हमें विकास मिला है लेकिन उसको हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से तिथियों में से किस एक के अनुरूप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 22 मार्च। 22 मार्च कहीं किसी वर्ष में क्या होता है, 21 मार्च होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 44। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सिलेरियस ने चलाया था। तो दोस्तों आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया जिसमें हम आद्य ऐतिहासिक इतिहास का जो स्रोत हैं उनको हमने कंप्लीट किया और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2 उसमें हम ऐतिहासिक स्रोत को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए और
आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।